प्लान का 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल बेमिसाल इतने काम हुए हैं इस साल में और तरक्की का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। वैसे तो जिस दिन से प्रदेश की भाजपा सरकार आई, ये तीसरी बार है जब भाजपा की सरकार आई है, परंतु इन 11 सालों में अगर इन 11 सालों को कहा जाए तो ये हरियाणा का गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम समय है। ये हरियाणा सरकार अनेकों योजनाएं इसमें शुरू की गई। पारदर्शी सरकार चलाने का शुभारंभ किया गया। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। पहले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कह चुके हैं, मंच से कह चुके हैं कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं जनता के लिए तो 85 पैसे तो सिस्टम खा जाता है और असली आदमी तक केवल 15 रुपए पहुंचते हैं। परंतु हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा देकर सारे के सारे पैसे सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित किए। सारे पैसे, अगर किसी को 10,000 मिलने हैं तो 10,000 में 1 पैसा भी कम नहीं, 10,000 उसके खाते में जमा किए जाते। अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं और आज भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिनके पास घर नहीं है और जिन्होंने किसी भी और योजना के तहत घर नहीं ले रखा, उनको 50 गज या 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है। आज जैसा अभी उपायुक्त महोदय ने भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को, माफ करना, पंचायती राज में केवल पंचायती नहीं है, नगर परिषदों को भी उनका भी जो हिस्सा बनता है वो भी उनको आज विकास कार्यों के लिए अभी 700 करोड़ रुपए की राशि, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, अभी वो आपको संबोधित करेंगे, 700 करोड़ रुपया वो दिया जाएगा ताकि विकास के काम किए जा सके और लोगों की दुख तकलीफ को कम किया जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार काम करने में लगे हुए हैं और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, आप वोट डालते हो एक, आपको सरकारें मिलती हैं 2, एक के साथ एक फ्री है। एक तो मिलती है आपके प्रदेश की, हरियाणा की, और उसके साथ ही आपको मोदी जी की केंद्र की सरकार भी मिलती है। एक के साथ एक फ्री सरकार मिलती है और ये डबल इंजन की सरकार डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना
स्पीड से चल रही है, ताकि जो रुके हुए विकास के काम थे कई साल तो हमने अभावों की जिंदगी में जी लिए। आजाद होने के बाद पहले तो हम गुलाम थे, हमारे शासक सिर्फ जिंदा रखने के लिए जो दाल रोटी जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने इसी प्रजा से अपने काम चलाने थे, इसलिए उसके अलावा नहीं, केवल इतना ही। और स्कूल कॉलेजों में भी केवल इतनी पढ़ाई वो कराते थे कि उनके लिए उनके दफ्तरों में क्लर्क बन के वो काम कर सके, उनको पढ़ना लिखना आ सके। और आजादी के पहले 50 साल भी चाहे अंग्रेज यहां से चले गए, परंतु वो अंग्रेजों की जो शासन पद्धति थी वही चलती रही। अभाव में जीते रहे, अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए तरसते रहे, पीने के पानी के लिए तरसते रहे, नाली सीवरेज स्ट्रीट लाइट के लिए तरसते रहे 50 साल तक। लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने सारी आवश्यकताएं जो आदमी की होती हैं उनको पूरा करने का काम शुरू किया। और लाल किले की प्राचीर से, जहां पर प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारा देश सुन रहा है, सारा संसार सुन रहा है, वहां से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात की, स्वच्छता पर जोर दिया। काश हमारे पहले प्रधानमंत्री इस बारे में सोचते तो आज भारत भी अमेरिका इंग्लैंड हो जाता, भारत में भी आज पूरी तरह से साफ सफाई हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार की गरीबों के लिए, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना के तहत जो लोग बैंक की दहलीज तक नहीं जा सकते थे, उनके बैंकों में खाते खुलवाए, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खातों को पैसे डाले जा सके। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब लोगों की रसोई में चूल्हा जले, वो भी गैस का सिलेंडर ले सके, नहीं तो सोपन होता था, वो भी गैस का सिलेंडर ले सके। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई में गैस के सिलेंडर दिए। आयुष्मान भारत योजना सारे संसार की ये एक ऐसी योजना है जिसका सारे संसार में मुकाबला नहीं। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था की है। पहले घर में कोई बीमारी आ जाती थी, कोई बड़ी बीमारी आ जाती थी, तो परिवार के लोग सहम जाते थे। कहां से कराएंगे इलाज, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तरस जाते थे, उनकी खुशियां उड़ जाती थी। लेकिन आज उसको पता है कि मैं 5 लाख रुपए भी अगर खर्च होंगे तो वो सरकार 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है
वो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने कराने की जिम्मेवारी वोट ली। अन्य मंचों पर भी पहले हमारे पड़ोस में एक शरारती देश है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारे से ही अलग होकर बना। हमारे कुछ नेताओं ने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, जबकि आजादी की लड़ाई में ऐसी कभी भी बात नहीं की। जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्होंने टूटे हुए भारत के लिए नहीं दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़े, उन्होंने अखंड भारत के लिए चढ़े, अखंड भारत के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज हुकूमत के साथ जिसका कभी संसार में सूरज नहीं डूबता था, उस सरकार के साथ सशस्त्र युद्ध किया। क्या सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए फौज बनाई? क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए? लेकिन सत्ता के लालची उस वक्त के हमारे कुछ नेताओं ने, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए, चाहे वो एक घर की हो। उनको संकल्प नहीं था, उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करा और वो पाकिस्तान धर्म के आधार पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहने वाली सरकार ने, जो धर्मनिरपेक्ष कहती है, धर्म के आधार पर कि हिंदू यहां रहेंगे, मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे, पाकिस्तान को अलग देश की। हालांकि उस वक्त मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम आज विकास की बात करने आए हैं। हजारों लोगों का बलिदान, आज वो हमारे ही से अलग होकर टुकड़ा पाकिस्तान का आज अपनी हरकतों से बात नहीं। अनेकों सालों से उग्रवाद चल रहा था। वो आते थे, हमारे लोगों को मारते थे, निहत्थे लोगों को मारते थे, बेकसूर लोगों को मारते थे और चले जाते थे। और हम केवल जगह जगह पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके उनको श्रद्धांजलि देकर अपने घरों को चले जाते थे। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने अगर उन्होंने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस गए। उन्होंने हिंदुस्तान मार खाने वाले से बदल के बदला लेने वाला हिंदुस्तान बना दिया। हर आदमी को फख्र कि आज हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में डर कर अंदर नहीं चल पाते। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 जो कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग होते हुए हिंदुस्तान से अलग कर दी थी। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दी कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, नहीं कुर्बानी दी। लेकिन सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, संख्या बल आता रहा। किसी सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वहां कत्लेआम होते रहे। लेकिन मोदी जी ने आते ही धारा 370 को खत्म कर दिया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल विकास के ही नहीं, हमारे आत्म सम्मान के लिए भी हमारी सरकारों ने काम किया, उसके लिए भी काम किया। धारा 370 अलग कर दी, खत्म कर दी। आज कश्मीर भी
वैसे यह जैसे हमारा हरियाणा पंजाब। आज वहां के लोगों के भी वही अधिकार हैं जो हमारे अधिकार। पहले हमारी पार्लियामेंट जनता के फायदे के लिए जो योजनाएं बनाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन आज सारे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों से संघर्ष चला। अनेकों लोग ने उसके लिए बलिदान दिए, कई आंदोलन हुए। 2 बार तो आंदोलनों में मैं भी गया, मैं भी अयोध्या तक गया, लेकिन मोदी जी ने आज अपनी कुशलता से ऐसे हालात पैदा किए कि आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक साल में 20 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए। 20 करोड़ महिलाओं के लिए अभिशाप था 3 तलाक। उस 3 तलाक को भी मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब ये भी पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था, उसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा सबक सिखाया है कि दोबारा वो उठने की कोशिश नहीं करे। और अगर उसने दोबारा उठने की कोशिश कर ली तो इस बार इतनी मार पड़ेगी सिंदूर 2 में, इतनी मार पड़ेगी कि पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाए। इतनी मार पाकिस्तान, ऐसा इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि प्रदेश में, देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भी उच्च शिक्षा और कृषि को सशक्त बनाने के लिए जिला करनाल में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। एमएसपी की जा रही है और किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस भी दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को फसल का भुगतान 48 घंटे में किया जा रहा है। इसके लिए एक ई एप्लीकेशन भी बनाई गई है ताकि किसान को दिक्कत ना आए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 के तहत पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल हुआ। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया गया है। सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर 33,949 युवकों को नियुक्त किया गया है। 17,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। अनुबंधित कर्मचारियों HKRN बनाकर और गेस्ट टीचरों को भी उनकी नौकरी को सुरक्षा दी गई।